16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान की 93,000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिए और एक नया देश का जन्म हुआ बांग्लादेश। ये वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था, लेकिन सरेंडर तक पहुंचने की कहानी इतनी ड्रामेटिक है कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम 1971 की इंडिया पाकिस्तान की वॉर की फुल स्टोरी को डिकोड करेंगे। इस स्टोरी में ऐसे सीक्रेट हैं जो आज भी डिबेट होते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आने वाला है वो शायद आपने कभी हिस्ट्री बुक में भी नहीं पढ़ी होगी। India gave people of Bangladesh their independence. এবারে সংগ্রাম আর মুক্তি সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম অনিরত সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. 1971 की वॉर को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1947 जब हमारा देश दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान, तब इंडिया से लाखों मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लाखों हिंदूज इंडिया आ गए। लेकिन पाकिस्तान की एक ईस्टर्न ज्योग्राफी थी, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों का डिस्टेंस 1600 किलोमीटर था। पाकिस्तान का दो हिस्सों में टूटना शायद उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन पाकिस्तान बना। अगर सिंपल सा लैंग्वेज में बोले तो पाकिस्तान के 2 पीसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में इंडिया सैंडविच की तरह था। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ जियोग्राफी में ही अलग नहीं थे, उनकी कल्चर्स, उनकी लैंग्वेज कम्प्लीटली डिफरेंट थी। हालांकि दो हिस्सों में मेजोरिटी लोग मुस्लिम्स थे। जहाँ वेस्ट में ज्यादातर लोग पंजाबी और उर्दू बोलते थे, वहीं ईस्ट में ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी? वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों को लगता था कि रियल पाकिस्तानी कल्चर तो उर्दू है, और यही माइंडसेट जो है फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन बन जाती है। 1948 में पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया। उसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होगी। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन बजट का 60 to 70% हिस्सा जो है वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता था, जबकि पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में जाता था। ऊपर से मोहम्मद अली जिन्ना का वो स्पीच जिसमें उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और बंगाली लैंग्वेज को पासपोर्ट और करेंसी से हटाना शुरू कर दिया। मतलब मेजोरिटी लोग एक ऐसे लैंग्वेज को फॉलो करने वाले थे जो उनकी मदर टंग नहीं थी। इसके खिलाफ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी में डिमॉन्स्ट्रेशन होने लगे, जगह जगह पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और जब प्रोटेस्ट पुलिस के कंट्रोल से बाहर निकल गया तो पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर गोलियां चला दी। कई स्टूडेंट फायरिंग में मारे गए और कई घायल हो गए। और ये प्रोटेस्ट जो है बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ, और इसी मूवमेंट पर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को रियलाइज हो गया कि अब पाकिस्तान के पार्ट तो है, लेकिन हमें इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। फिर आता है 1960 जब एक लीडर जो है ईस्ट पाकिस्तान में रिपीटली फेमस हो रहा था। इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन काफी हद तक नॉर्मल थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत जल्द बदलने वाली थी। 1969 में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा था। कंट्री के प्रेसिडेंट और मिलिट्री हेड थे जनरल याह्या खान। उन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान में जल्द ही इलेक्शन करवा करके डेमोक्रेसी वापस लाई जाएगी। Elections will take place. Left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a complete independent body. और इस बार जो उनकी पार्लियामेंट बनेगी उसमें पहली बार ईस्ट पाकिस्तान ज्यादा सीट रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ईस्ट की पॉपुलेशन भी ज्यादा थे। और जब रिजल्ट आया तो पूरा पाकिस्तान शॉक हो गया। ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान के 169 सीट में से 167 सीट जीत ली थी। 313 सीट की पार्लियामेंट में अब उन्होंने मेजोरिटी सीट जीत ली थी, और अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। मतलब पूरे पाकिस्तान को रूल करने वाला अब प्राइम मिनिस्टर ईस्ट पाकिस्तान से आने वाला था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में बैठे नेता और मिलिट्री लीडर को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इस रिजल्ट को मानने से ही इंकार कर दिया, की वजह से अवामी लीग कभी भी सरकार बना ही नहीं पाई। और इसके बाद से अवामी लीग के लीडर्स और सपोर्टर ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने लगे। स्ट्राइक्स भी सिविलियंस और आर्मी में। अब ये मूवमेंट एक बड़ी आकार ले चुकी थी। इस मूवमेंट की डिमांड थी एक अलग देश बांग्लादेश। वेस्ट पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया था कि ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथों से छूटती जा रही है। इसीलिए उन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन सर्च करने की सोची, ऑपरेशन सर्च लाइट। 21 मार्च 1971 को यह ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और अगले दिन शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने एक हिस्टोरिक स्पीच लोगों के सामने दे दिया था। उनका कहना था, स्ट्रगल दिस टाइम इज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्राउड्स में मिलियंस लोग थे। ईस्ट पाकिस्तान प्रैक्टिकली रिबेलियन मोड में इंटर कर चुके थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा किया जो पूरी दुनिया देखकर शॉक हो गई। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी
ईस्ट पाकिस्तान के सिविलियंस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। को मारने के लिए हैवी वेपन्स यूज किए गए। अवामी लीग के लीडर्स और सपोर्टर को चुन चुन कर मारा गया। मिडनाइट के बाद टैंक और सोल्जर्स ढाका सिटी में एंटर कर चुके थे। ढाका जो ईस्ट पाकिस्तान का कैपिटल था, उनका सबसे पहला टारगेट ढाका ही था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को लगता था स्टूडेंट ग्रुप रिविलियंस को लीड कर रही है। हॉस्टल्स पर अटैक किया गया, मशीन गन चलाया गया, बिल्डिंग में आग लगा दी गई। ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान अप्रॉक्स 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई सिविलियंस को अरेस्ट भी कर लिया। ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद ईस्ट पाकिस्तान के हजारों बंगाली यूथ अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट के जवाब में बंगाली रेजिस्टेंस की शुरुआत की। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए सेना बनाने लगे और उस सेना का नाम दिया मुक्ति वाहिनी, जिसका मतलब था फ्रीडम फाइटर। इस फ्रीडम फाइटर में स्टूडेंट्स, फार्मर और फॉर्मर सोल्जर्स भी थे। उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना। लेकिन फिलहाल मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान आर्मी के एडवांस वेपन के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी और इसी दौरान जो है करोड़ों पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ भाग रहे थे। कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट 10 मिलियन रिफ्यूजी इंडिया में इंटर कर चुके थे। इंडिया भी उनके लिए बॉर्डर को ओपन कर दिया। लेकिन रिफ्यूजी की इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। उन लोगों का रहना, खाना पीना, मेडिकल केयर और बाकी जरूरतों का पूरा भार इंडिया पर आ गया था। समय इंडियन इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी रिफ्यूजी कैंप्स विजिट करती है। सिचुएशन देखकर क्लियर हो गया कि क्राइसिस टेम्परेरी नहीं है। अगर ईस्ट इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हुआ तो इंडिया को भी बहुत बड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करेगी। लेकिन डायरेक्ट वॉर भी इमीडिएटली पॉसिबल नहीं था। लेकिन सीक्रेटली मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन आर्मी ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने लगे, वेपन सप्लाई करने लगे और इसी दौरान अगस्त 1971 में इंडिया को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल होती है। इंडिया और सोवियत यूनियन ने इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन कर ली थी। अब इंडिया और सोवियत यूनियन में से किसी एक कंट्री पर भी अटैक होने पर दोनों कंट्री मिलकर दुश्मन से लड़ेगी। इस 71 के लास्ट मंथ तक इंडिया वॉर के लिए रेडी हो चुकी थी और मुक्ति वाहिनी का अटैक भी इंक्रीज हो रहा था। अब पाकिस्तान आर्मी प्रेशर में आ गए थे। यही सही मौका था इंडिया के पास वॉर स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान को डर था कि इंडिया हमें कभी भी अटैक कर सकती है, तो ना हम ही इंडिया पर अटैक कर देते हैं। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया। उन्हें इंडिया के कई हिस्सों में अटैक कर दिया। अटैक करके वॉर का पूरा ब्लेम अपने सर पर ले लिया। अब बारी थी इंडिया की जवाब की। कुछ ही घंटों में इंडिया ने भी काउंटर अटैक कर दिया ईस्ट पाकिस्तान में। अब वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। इंडियन मिलिट्री लीडरशिप ने एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई। का मेन ऑब्जेक्टिव था ईस्ट पाकिस्तान के कैपिटल ढाका को कैप्चर करना, क्योंकि अगर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ढाका की आर्मी के साथ मिल जाती है तो इंडिया को वॉर को खत्म करने के लिए और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इंडियन आर्मी चीफ का प्लान था ढाका को कैप्चर करके वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करना। इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ एक साथ अटैक कर रही थी। ईस्ट पाकिस्तान के मेजर हिस्सों में इंडियन आर्मी कैप्चर कर चुकी थी। बारी थी ढाका। इंडियन आर्मी अपने हैवी वेपन के साथ ढाका की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन तभी पाकिस्तान की सपोर्ट में एंट्री होती है। दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका और यूके की पाकिस्तान की सपोर्ट में अमेरिका ने अपनी नेवी 7th फ्लीट बंगाल की तरफ मूव कर देती है। तो अब इंडिया के लिए एक साथ पाकिस्तान, यूएस और यूके के साथ लड़ना मुश्किल था। लेकिन ये तीनों भूल चुके थे कि इंडिया के पास भी एक दोस्त है। इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ जो फ्रेंड ट्रीटी साइन की थी उसका यूज करके इंडिया ने हेल्प मांगी। सोवियत यूनियन ने बिना देरी किए अपनी नेवी फ्लीट इंडिया की सपोर्ट में भेज दिया। सोवियत की फ्लीट ने यूएस की फ्लीट को घेर लिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब इंडिया के ऊपर से एक बहुत बड़ा खतरा टल चुका था। दिसंबर के 2nd वीक तक इंडियन फोर्स ढाका के नियर पहुंच चुकी थी और इंडिया जीत की काफी करीब पहुंच चुकी थी। 14 दिसंबर तक ढाका चारों तरफ से घेर चुकी थी और इंडिया ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर की मांग रख दी थी। इंडियन आर्मी का पाकिस्तान के ढाका पर कब्जा हो चुका था और पाकिस्तान आर्मी को भी चारों तरफ से घेर लिया था। अब उनको वहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मेजर जनरल जैकब, जो इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे, 16 दिसंबर को उन्हें जनरल न्याजी के पास सरेंडर के नेगोशिएशन के लिए भेजा गया। 1 घंटों के नेगोशिएशन के बाद जनरल न्याजी ने सरेंडर के लिए तैयार हो गया। फिर जनरल न्याजी ने लेफ्टिनेंट चीफ जगदीश सिंह की निगरानी में पब्लिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया। इसी के साथ पाकिस्तान की 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर खत्म हो चुकी थी। बांग्लादेश आजाद हो चुका था।